राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में 14 बार उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, और इन 14 बार में से 13 बार सत्ताधारी पार्टी चुनाव में जीती है। सिर्फ एक मौका ऐसा था जब सत्ताधारी पार्टी के हाथ से बाजी छिटक गई, उस समय उपचुनाव यूकेडी ने जीता था। बागेश्वर उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है यह तो पता चलेगा मतदान के बाद जब नतीजे आ रहे होंगे, लेकिन हम यहां पर आज बता रहे हैं कि बागेश्वर में किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बागेश्वर उपचुनाव एक ऐसा उपचुनाव जिसमें प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक ऐसा चुनाव जब अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस चुनाव पर बहुत पैनी नजर राजनीतिक विश्लेषकों की है, क्योंकि यह पुष्कर सिंह धामी की सरकार का लिटमस टेस्ट भी है। कितने वोटों से यह चुनाव बीजेपी जीत सकती है, इसको लेकर कई तरीके की खबरें आई, कई तरीके के कयास लगे। इस चुनाव में कांग्रेस कितनी पकड़ मजबूती से बना पाएगी, इसको लेकर कांग्रेसी खेमे ने भी रणनीति बनाई है। जीतेगा कौन अभी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जबरदस्त रोड शो किया। धामी साहब के अलावा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट और दूसरे तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ कई कद्दावर नेताओं की भी उपस्थिति बागेश्वर में प्रचार के लिए हुई है। कांग्रेस में हरीश रावत ने पैदल मार्च किया, उन्होंने भी जुलूस निकाला। कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज बागेश्वर सीट पर नजरें जमाए हुए थे और इसके लिए उन्होंने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक नया उत्साह कांग्रेसी खेमे में भी दिखाई दे रहा है। प्रत्याशी कितने भी हो, लेकिन इस चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है। बीजेपी की तरफ से पार्वती देवी हैं, जो स्वर्गीय चंदन रामदास साहब की पत्नी हैं, और वसंत कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। चंदन रामदास के बारे में एक बात आपको बताऊं कि 3 विधानसभा चुनाव लगातार वो जीते। 2007, 2012, 2017 और 2022, माफ कीजिए 4 विधानसभा चुनाव वो लगातार जीते, और पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सिर्फ एक मौका ऐसा था 2002 का, जब पहला इलेक्शन उत्तराखंड में हुआ था। उस समय राम प्रसाद टमटा चुनाव जीते थे, वो कांग्रेस के नेता थे, और एनडी तिवारी की कैबिनेट में वो भी मंत्री बने थे। लेकिन चंदन रामदास को चौथी जीत के बाद कैबिनेट मंत्री पद हासिल हुआ था। लेकिन अब बात पार्वती देवी और वसंत कुमार के बीच में आ गई है, और इन दोनों के बीच में सीधी सीधी टक्कर है। राज्य का इतिहास बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा मैंने पहले भी बताया, 15 बार विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, और 14 बार उपचुनाव हुए हैं, और 13 बार सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीती है। एक उदाहरण समझिए, 2012 से 2017 के बीच में 5 बार विधानसभा हुआ। यह सबसे ज्यादा उपचुनाव की गणित का टेस्ट समझ लीजिए। 5 उपचुनाव हुए, और पांचों के पांचों उपचुनाव कांग्रेस ने जीते, और कुछ सीटें तो ऐसी थी जो बीजेपी के पास थी, कद्दावर नेताओं के पास थी। उन सीटों को भी कांग्रेस ने बीजेपी से झटक लिया था। 2012 में विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उपचुनाव लड़ा सितारगंज से, मुख्यमंत्री थे, बड़े अंतर से चुनाव उन्होंने जीतना ही था। 2014 का महत्वपूर्ण उपचुनाव हुआ, और यह हुआ लोकसभा चुनाव के बाद। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई केंद्र में, और बीजेपी के सांसद जीते जबरदस्त वोटों के अंतर से। हरिद्वार संसदीय सीट जीतने में कामयाब हुए रमेश पोखरियाल निशंक, और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट जीती अजय टमटा ने। भारी अंतर से दोनों चुनाव जीते थे। लेकिन इनकी सीटें, ये विधानसभा के सदस्य थे, इनकी सीटें जब खाली हुई, डोईवाला से निशंक की और सोमेश्वर से
अजय टम्टा की, तो वहां पर कांग्रेसियों ने सीट जीत ली। हीरा सिंह बिष्ट ने डोईवाला सीट जीती, उन्होंने त्रिविंदर सिंह रावत को हराया था, याद रखिए महत्वपूर्ण बात। और सोमेश्वर विधानसभा सीट से रेखा आर्य चुनाव जीत गई थी कांग्रेस के टिकट पे। वही रेखा आर्य जो आज कैबिनेट मंत्री हैं और तमाम दावे कर रही हैं कि लोकसभा में इस बार उनकी दावेदारी बीजेपी की तरफ से है। यह सबसे अप्रत्याशित घटना थी, क्योंकि निशंक और अजय टम्टा अपनी सीटें नहीं जितवा पाए, जबकि भारी अंतर से लोकसभा में जनता ने इन्हें चुनकर भेज दिया था। यानी एक जो लहर होती है वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ होती है। और इसी दौरान एक और विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, वो हरीश रावत का हुआ था, क्योंकि हरीश रावत मुख्यमंत्री बन गए थे और हरीश रावत के लिए धारचूला से हरीश धामी ने सीट छोड़ी थी, तो वो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस की पास आ गई। यह महत्वपूर्ण बताना इसलिए जरूरी है कि जब उपचुनाव होता है तो वहां की जनता कई बार इस तरीके का मन बनाती है, चाहे लहर किसी भी तरफ चल रही हो, कि अगर सत्ताधारी पार्टी का विधायक हम चुनकर भेजेंगे तो उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनके जो काम होंगे वो थोड़े से आसान हो सकते हैं। इसीलिए आमतौर पर एक एज सत्ताधारी पार्टी के लिए होता है। लेकिन इस बागेश्वर उपचुनाव में हमने देखा है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए यह राह आसान नहीं है, और इतनी जबरदस्त तरीके से जो प्रचार अभियान चलाया गया उससे यह बात और साबित होती है कि कांग्रेस ने बीजेपी के सामने बहुत कड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी है। कुछ भी हो सकता है। एक अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जो चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ऑब्जर्वर के तौर पर यहां पर आए हैं वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा वो एज नहीं मिल रहा है जो एज उसको हासिल हो सकता था। यह बौखलाहट को भी दर्शाने की बात कही जा रही है। वैसे कुछ लोग इसका एक और कारण मानते हैं कि आमतौर पर जो राजनीतिक लोग होते हैं अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो समीकरण कुछ और होते हैं, और हमने ये महसूस किया है कि बागेश्वर के उपचुनाव में पार्वती देवी एक राजनीतिक शख्सियत नहीं है, उन्हें सिंपैथी के कारण टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि वसंत कुमार विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। चंदन रामदास साहब राजनीतिक व्यक्ति थे, लंबे समय तक उन्होंने चुनाव जीता, 4 बार विधानसभा के चुनाव जीते, 16 साल तक इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन इस बार क्या ये सीट बीजेपी की झोली में आएगी, कांग्रेस की झोली में आएगी, कह नहीं सकते। 15वां उपचुनाव है, 13 चुनाव सत्ताधारी पक्ष के पास पाले में गए हैं और एक चुनाव विपक्षी खेमे के पास गया, या ऐसा कह लीजिए कि जो सत्ताधारी पार्टी नहीं थी उसके खेमे में गया है, क्योंकि यूकेडी के खेमे में हो गई थी। यूकेडी बिन पैंदी का लोटा है, कभी सत्ता में होती है, कभी सत्ता के बाहर होती है, अलग अलग राजनीति करती है। तो 15वां उपचुनाव कौन जीतेगा, इस पर हम भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, देखेंगे नतीजा क्या कहता है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।